नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि हम देखते हैं विचारों के प्रति जागरूक होकर, और जब हम विचारों के प्रति जागरूक होते हैं तो हमें दिखता है कि हर विचार के पीछे छिपी इच्छा है, डिज़ायर है, और वो इच्छा या डिज़ायर इस मैं को जन्म दे रही है। और इस मैं के होने की वजह से विचार भी निरंतर चलते जा रहे हैं। तो निरंतर विचारों में निरंतरता बनी रहना और ओवर थिंकिंग होना वास्तविकता में लक्षण है मैं के, और जो डिज़ायर से पैदा हुआ मैं है उसके बहुत जड़ पकड़ लेने की वजह से ओवर थिंकिंग है। और मैं क्या है? मैं भी तो एक सोच ही है। तो इस प्रकार प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं कि कैसे थिंकर इज थॉट। तो अगर प्रैक्टिकली इस चीज़ को किया जाए, विचारों के प्रति जागरूकता बनाई जाए, तो आप पाएंगे, और सामान्यतः शायद हर इंसान पाए, कि हम बातें तो कर रहे हैं जागरूकता की, हर विचार को जागरूक होकर देखने की, लेकिन विचारों का वेग, थॉट का प्रवाह इतना प्रचंड होता है कि वो जागरूकता मेंटेन नहीं रहती। हो सकता है अभी एक विचार आया मेरे दिमाग में कि अभी मुझे जाकर कुछ भी करना है, शायद मुझे ऑफिस जाना हो, शायद मुझे पढ़ाई करनी हो, कुछ भी करना हो, और उससे संबंधित ख्याल आए। मैं जागरूक हूं, लेकिन अगले 2 3 4 पता नहीं कितने 100 विचारों में फिर मैं खो ही जाऊंगा विचारों में, फिर ये जागरूकता मेंटेन ही नहीं रहेगी। और ये एक प्रैक्टिकल समस्या है। जहां भी ये बोला जाता है कि थॉट्स को ऑब्जर्व करो, तो ये बात सुनने में सही लगती है, लेकिन जब इंप्लीमेंट किया जाए तो ऐसा लगता है कि विचारों का भंवर ऐसा आया कि मैं तो खो ही गया उसमें, और फिर मुझे याद पड़ा एक दिन के बाद शायद, या 1 घंटे के बाद, अच्छा मुझे तो जागरूक रहना था। तो ये एक प्रैक्टिकल समस्या है। तो आइए इस प्रैक्टिकल समस्या को भी विश्लेषण करने का प्रयास करें। सबसे पहले मैं देखूं कि ये ख्याल, ये विचार आते कहां से हैं। विचार आते हैं मस्तिष्क से। दिमाग विचारों को पैदा करता है, और इसमें कोई डिबेट नहीं। ये भले ही हमारे शास्त्रों में, वेदांतों में, भारत में ये समझ हजारों साल पहले थी, लेकिन आज वैज्ञानिक रूप से प्रूवन चीज़ है कि जो थॉट है वो एक केमिकल प्रोसेस है। वैज्ञानिक भी इस पे 100% सहमत हैं कि जो भी विचार मन में आते हैं उन सब का एक केमिकल बेसिस है, ब्रेन का रिएक्शन है, इसमें कोई विवाद भी नहीं। और आप चाहें तो ये खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात क्लियर कर लें कि जो विचार हैं वो दिमाग पैदा करता है। हालांकि बोलचाल की भाषा में कह दिया जाता है कि जो प्रेम की भावना है, प्यार दिल से हो गया, लेकिन वास्तविकता में प्यार भी जो एक भावना है वो दिमाग की पैदाइश है। तो यहाँ तक ये बात सेटल हो गई कि जो भी विचार हैं, जो भी थॉट है, वो दिमाग की पैदाइश है। अब समझने का प्रयास करें, और हम तार्किक और लॉजिकली इस चीज़ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि हम कोई लैबोरेटरी में खुद को डाल के एक्सपेरिमेंट नहीं करवा सकते अपने हर सेकंड के विचारों की। हम अपने अंदर ही इसको देख सकते हैं। तो फिर मैं देखता हूं कि ये तो मैं समझ गया साइंटिफिकली भी कि विचार दिमाग पैदा कर रहा है। अब दिमाग विचार क्यों पैदा कर रहा है, तो इस पे अगर मैं गौर करूं तो मैं वापस से अपने विचारों को विश्लेषण करने का प्रयास करता हूं। जैसे कि मुझे शायद ऑफिस में कोई काम हो, मंडे का कोई काम है, और वो काम मुझे करके मंडे को ही देना है। वो काम मैं ढंग से नहीं कर पाया, या काम हुआ नहीं। ये ख्याल चल रहे हैं मेरे मन में। ये ख्याल संडे नाइट मेरे मन में चल रहे हैं। अभी मैंने काम करना भी शुरू नहीं किया, लेकिन मैं सोचने लग गया कि सुबह में मेरा काम होगा, और पता नहीं काम अगर ऊपर नीचे हो गया तो फिर क्या होगी, कहीं मेरी अप्रेजल प्रभावित ना हो जाए, कहीं मेरे प्रमोशन न रुक जाएं। अगर मैं छात्र हूं तो यही समस्या आ सकती है। कल अगर इम्तहान है तो इम्तहान कल है, लेकिन अभी से मेरे मन में वो उधेड़ बुन चल रही है। या आप किसी भी तरह के सिचुएशन में हो, यहां पे मूल बात है सिचुएशन, परिस्थिति। तो मैं क्या देखूं कि जिस भी तरह की परिस्थिति है उस तरह के विचार हैं। अगर मैं किसी बहुत अच्छी परिस्थिति में हूं और मैं बहुत आनंद में हूं,
तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पे सिर्फ अनुभव बचता है। आप मान लें कि आप किसी ऐसी जगह घूमने गए हैं पहाड़ों के ऊपर, अगर आपको पहाड़ पसंद है, जहाँ ठंडी हवा चल रही है, और जैसे कि अगर आप केदार या बद्री धाम का दृश्य इमेजिन करें, जहाँ सूर्य बर्फ पर ऐसे पड़ते हैं जैसा लगता है, और बर्फ जो चमकती है तो ऐसा लगता है कि सोना चमक रहा हो। तो जब उस तरह का कोई दृश्य हो, या किसी भी और तरह की चीज़, किसी भी और तरह की स्थिति जो आपको पसंद हो, अगर आप वैसी स्थिति में हैं तो आप पाएंगे कि उस समय विचार नहीं है, विचार उसके बाद आता है। हाँ, आज के ज़माने में, रील्स बनाने के ज़माने में बहुत लोगों के शायद ये अनुभव ना हो, क्योंकि वो रील्स बनाने में बिजी हो जाते हैं। लेकिन वास्तविकता में अगर आप किसी ऐसे जगह पर हैं और बिल्कुल अकेले हैं, तो उस समय विचारों का आक्रमण नहीं होता। विचार शायद उसके बाद आए कि मैं कितनी अच्छी जगह गया था। तो इसका एक पक्ष, और ये मैं विश्लेषण कर रहा हूं और खुद को लैबोरेटरी बना रहा हूं, खुद के विचारों को देख रहा हूं, और शायद आप भी सहमत होंगे इन बातों से कि अगर कोई बहुत अच्छी स्थिति हो तो वहां विचार नहीं होते, लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति हो जिससे थोड़ी सी असुरक्षा है, इनसिक्योरिटी है, तो वहां एंग्शियसनेस और ये भावना ज़्यादा हो जाते हैं। और ये इनसिक्योरिटी या असुरक्षा हमेशा ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरी इनसिक्योरिटी की फीलिंग ज़रूरी हो मेरे लिए। अभी अगर आपको कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देना है तो भी तरह तरह के ख्याल आएंगे, एंग्शियसनेस आएगी, और वो भी इनसिक्योरिटी की वजह से है। कौन सी इनसिक्योरिटी की? कहीं मुझे जॉब ना मिले तो क्या होगा, तो ये एक इनसिक्योरिटी है। लेकिन हम इसे क्या कहते हैं? एक हेल्दी इनसिक्योरिटी है। अगर ये इनसिक्योरिटी ना रहे तब तो मैं इंटरव्यू की तैयारी ही ना करूं, और मुझे जॉब मिले ना मिले मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आजकल की दुनिया में हम कहते हैं कि ये इनसिक्योरिटी ज़रूरी है। अगर मैं अपने प्रति इनसिक्योर नहीं रहूंगा तो मैं कुछ करूंगा क्यों? आजकल की तो फिलॉसफी यही है। और इसीलिए 90% या 95% से ज़्यादा लोग ऐसे कामों में फंसे रहते हैं जो वो कभी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें अपनी इनसिक्योरिटी को फीड करना है। हमें जितना सफल दूसरा है, जितना पैसा दूसरा कमा रहा है, कम से कम उससे ज़्यादा नहीं तो उसके बराबर तो कमाना ही है जो मेरा सर्कल है, या मैं उसके बराबर का स्टेटस मुझे लेना ही है। तो अब वो करने के लिए मुझे जो करना है वो मैं करूँगा ही। तो अब उस चक्कर में मैं उन कामों में फंस गया या पड़ गया जो शायद स्वाभाविक रूप से मुझे पसंद नहीं थे। अब जब वो काम मुझे पसंद नहीं है तो ब्रेन का रिएक्शन स्वाभाविक है, ब्रेन तरह तरह के ख्याल पैदा करेगा। तो हम देखें तो ज़्यादा ख्याल तब आते हैं जब इनसिक्योरिटी हो, कुछ मुझे चाहिए और मुझे लग रहा है कि वो नहीं मिलेगा, तभी तो ख्यालों का प्रवाह आता है। अगर मैं टोटली सिक्योर हूँ, मुझे लग रहा है कि अब तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो ख्याल नहीं आते। जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया कि अगर हम किसी बहुत ही सुंदर दृश्य को देख रहे हैं जो मुझे बहुत पसंद है, तो वहाँ पे ये सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी जैसी कोई बात नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे टोटल रिलैक्सेशन है। टोटल रिलैक्सेशन मतलब क्या हुआ? टोटल सिक्योरिटी। अब मुझे कुछ छूट जाएगा, कुछ चला जाएगा, उसकी परवाह नहीं, तो वहाँ पे थॉट्स कम हो गए। तो ये हमने मैकेनिकली और हम लॉजिकली तार्किक रूप से देख रहे हैं कि थॉट आते क्यों हैं। थॉट आते हैं इनसिक्योरिटी से, असुरक्षा से। जितना ज़्यादा असुरक्षा होगी उतने ज़्यादा थॉट होंगे। और शायद इसीलिए आजकल की प्रचलित फिलॉसफीज में कहा जाता है कि आप अपने पसंद का काम खोज लें, या आप पॉजिटिव थिंकिंग में रहें। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक रूप से हम में से ज़्यादातर लोग किसी ऐसी स्थिति में ही फंसे हुए हैं जो स्वाभाविक रूप से हमें पसंद नहीं। तो अब उससे अगर ब्रेन को, थॉट को, खुद को बचाना है, थॉट को मुझे बचाना है, तो वो क्या करेगा? वो तरह तरह के ख्याल लाएगा। अच्छा, इसे ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं कि मैं किसी तरह बचा रहूं। तो नेचुरल है ओवर थिंकिंग ऐसी स्थिति में। अब अगर इस ओवर थिंकिंग को कम करना है, तो अगर हम सांसारिक समाधान ढूंढने जाएं तो यही मिलेंगे कि भाई शायद तुम्हें ये काम पसंद नहीं आ रहा। शायद अगर तुम किसी रिलेशन में हो, जिस रिलेशन की वजह से तुम्हें परेशानी है, तो शायद वो रिलेशन तुम्हारे लिए नहीं है, तो तुम कोई और खोज लो। और यही बात जीवन के हर पड़ाव पर मिलेगी।
सांसारिक समाधान या प्रैक्टिकल समाधान यही तो मिलते हैं कि अगर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, एंग्शियसनेस ज़्यादा हो रही है, तो या तो उससे जूझो, एक तरह की टीचिंग ये होती है, एक तरह की फिलॉसफी, या तो खुद को मजबूत बनाओ, स्ट्रगल करो, मोटिवेशन लो और भिड़े रहो, या तो दूसरे दिशा में उस चीज़ से दूर हो जाओ। तो आप दोनों तरह की फिलॉसफी सुनते ही होंगे, आजकल बहुत कॉमन है कि अगर रिलेशन नहीं बन रहा, घर में पत्नी से झगड़ा है तो डिवोर्स कर लो, अगर एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ रहे हैं तो कुछ और कर लो, पढ़ाई मत करो, कुछ और कर लो, अगर जॉब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो जॉब चेंज कर लो। प्रैक्टिकल व्यवहारिक सॉल्यूशंस तो यही हैं, या तो संघर्ष करो, मान लो कि जीवन ने तुम्हारे लिए यही चुना है और उसी में लगे रहो। यही दो तरह की प्रचलित थ्योरीज और फिलॉसफीज दी जाती हैं, और यही हमारा समाज भी है, और इसीलिए हमारी पूजा प्रकृति भी वैसी हो गई है। हम पूजा प्रेयर जो भी करें वो हमेशा कुछ पाने के लिए होता है। अगर देखें तो यूं ही शायद कोई डिसिप्लिन में, रूटीन में पूजा करता हो, लेकिन स्वाभाविक रूप से आप देखें कि जितने अनुष्ठान भी हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं कि मुझे कुछ चाहिए। हाँ, बहुत हमारे पिछले जनरेशन में ऐसे लोग भी थे जो स्वाभाविक रूप से करते थे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप ज़्यादातर जो ईश्वर से भी रिलेशन है वो भी वैसा ही है कि मुझे कुछ चाहिए, मेरी लाइफ में ये ठीक कर दो। तो हम जितने तरह के समाधान निकालें इस स्थिति से निकलने के लिए, वो सारे समाधान की जड़ में अगर हम जाएं तो वो क्या है कि ये जो थॉट है, जो विचार हैं, वो इनसिक्योर हैं और वो सिक्योरिटी चाह रहे हैं, वो प्रोटेक्शन चाह रहे हैं। वो किसे प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं? वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। अब इसमें मैं क्या है, मैं कौन हूं? तो आइए इस मैं कौन हूं पे भी थोड़ा विश्लेषण करते हैं। मैं एक उदाहरण लूं। मान लें कि आप एक अनट्रेन्ड आदमी हैं जिसे जंगलों का एक्सपीरियंस नहीं, और आप किसी जंगल में चले गए और किसी शेर या बाघ ने दहाड़ लगाई, तो स्वाभाविक क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या आपके दिमाग में कोई ख्याल आएगा? ख्याल नहीं आएगा। हम तुरंत जो भी संभव होगा शरीर को बचाने के लिए वो करेंगे। या तो हम वहां से भाग पड़े, किसी पानी में कूद पड़े, शायद दिमाग में कुछ नहीं होगा, कुछ भी विचार नहीं होगा, और ऐसा लगेगा शरीर ने रिएक्ट किया। वहीं अगर मैं एक ट्रेन्ड आदमी हूं जिसे जानवरों का एक्सपीरियंस है, तो वो वहां पे लॉजिकली सोचेगा कि अच्छा शेर आ गया तो अभी क्या करना है, मुझे भागना नहीं, मुझे बस स्थिर रहना है एक जगह, क्योंकि वो ट्रेनिंग मेरे अंदर होगी, वो मेरी बॉडी मेमोरी में होगी। तो एक ही तरह की स्थिति, लेकिन दो अलग अलग रिएक्शन। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि ये जो मैं है, ये मैं क्या कहता हूं, जब मैं कहता हूं मैं, तो मैं एक पक्ष कह सकता हूं मेरी बॉडी, और मैं देखता हूं कि जो मेरा शरीर है उसका स्वाभाविक डिफेंस मैकेनिज्म है, उसमें सोच इन्वॉल्व नहीं। अगर शरीर थ्रेटेंड है तो शरीर स्वाभाविक ही रिएक्ट करता है, जो भी उसे रिएक्ट करना हो। तो शरीर को जब थ्रेट फील हुआ तब कोई तो थिंकिंग नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम अपने दैनिक रोजमर्रा के जीवन देखें, वहां जो ओवर थिंकिंग होती है, तो ऐसा नहीं कि मेरी बॉडी को थ्रेट है, मेरे शरीर को थ्रेट है। मुझे पता है कि अगर कल मैं काम नहीं कर पाऊँ, कल मैं एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाऊँ, या जो भी रीज़न हो, तो ऐसा नहीं कि मैं मर ही जाऊँगा, मैं ज़िंदा रहूँगा, ये लॉजिकली मुझे पता है। लेकिन फिर भी एक ख्याल आते रहते हैं, वो इनसिक्योरिटी आते रहती है। तो उस केस में मैं कौन हुआ? एक केस में मैं बॉडी हुआ, और हम देखें कि बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन उस केस में जहाँ बॉडी को थ्रेट नहीं है, फिर भी ओवर थिंकिंग हो रही है, वहाँ ये थॉट किसे बचा रहा है? तो अगर मैं बॉडी नहीं तो मैं थॉट हुआ। मैं और क्या हो सकता है? बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, बॉडी के साथ कोई थॉट इन्वॉल्व नहीं। तो फिर ये जो ख्याल हैं, ये जो थॉट हैं, वो किसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? वो मैं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और मैं क्या है? वो भी तो एक ख्याल ही है, वो भी तो थॉट ही है। मैं थॉट छोड़ के और क्या है? तो थॉट ने खुद को जिंदा रखने के लिए, कि थॉट खुद चलता रहे, एक मैं क्रिएट कर दिया। क्योंकि जब तक उसे एक सेंटर नहीं मिलेगा वो चलेगा कैसे? उसे चलने के लिए एक सेंटर चाहिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो ऐसे थॉट निरंतर चलता रहता है।
तो ये एक और पक्ष है देखने का कि थिंकर इज द थॉट। तो अगली बार इस जागरूकता में जब भी ख्यालों का या विचारों का प्रचंड प्रवाह आए और हम उसमें डूब जाएं और अपनी जागरूकता खो बैठें, तो हमेशा ये देखें और ये स्पष्ट देखें कि ये क्यों हुआ। क्योंकि ये जो मैं है, जो कि खुद एक विचार है, वो बड़ा इनसिक्योर है। और वो क्यों इनसिक्योर है, ये प्रश्न हमें करना पड़ेगा। इसका एक तरीका ये है, जो समाधान हमें दुनिया में मिल जाता है, कि आप सिक्योरिटी खोज लें। अगर आपने सिक्योरिटी खोज ली और आपको लग रहा है कि आप काम हो गए, आप पीस हो गए, आप पीस में आ गए, तो ठीक बात है, फिर इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन उसके पीछे जो छिपी सच्चाई है वो ये है कि यद्यपि हमें लग रहा हो कि हम काम हो गए, हम पीस हो गए, कुछ भी पूजा करके या कुछ भी मानकर, कुछ भी फिलॉसफी पढ़कर हमें लग रहा है कि हम काम में हो गए, पीस में हो गए, या मैंने जॉब चेंज कर ली, या मैंने अपने रिलेशन बदल लिया, मैं जिसके साथ था उसके साथ नहीं रहा, मैंने किसी और को पकड़ लिया। चाहे मैंने कुछ भी किया, मैंने क्या सिर्फ अपनी स्थिति बदली है। और हम जानते हैं कि स्थिति कभी परमानेंट नहीं हो सकती। तो जो भी काम या पीस मैं अनुभव कर रहा हूं वो टेम्पररी है, क्योंकि मेरी जो काम या पीस की फीलिंग है जो मुझे आ रही है, जो भी करके, अगर मुझे समाधान दुनिया से ही मिला है तो वो मेरी स्थिति पर ही कुछ देर का नियंत्रण है। शायद मैंने स्थिति से दूरी बना ली है, या स्थिति को मैनेज करने के लिए मैंने खुद को कुछ समझा लिया है, लेकिन जैसे ही स्थिति बदलेगी ये जो पीस है ये कहीं का नहीं रहेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि भले ही मैं कितना भी बड़ा अचीवर हूँ, कितना भी बड़ा मैं पॉजिटिव थिंकर हूँ, लेकिन जब जीवन में बड़े दुख आ जाते हैं, जैसे कोई बहुत जो आपको प्रिय हो वो ना रहे, तो वो हम झेल नहीं पाते, क्योंकि हमने जो काम या पीस जो भी हम प्राप्त किए हैं वो दुनिया से ही प्राप्त किए हैं। और दुनिया बदलने वाली है, दुनिया परिवर्तनशील है। तो दुनिया बदलेगी, जो भी काम या पीस है वो खत्म हो जाएगा। तो अगर प्रकृति में रह के थोड़ी देर के लिए काम या पीस चाहिए और वो चल रहा है, तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं, वैसे भी हम चल सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी स्थिति पर पहुंच चुके हैं जहां आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि अगर मुझे कुछ भी स्थायी चाहिए, स्थायित्व चाहिए, अगर मुझे परमानेंट सिक्योरिटी चाहिए, तो उसका जवाब, उसका इलाज मुझे दुनिया से तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो खुद परिवर्तनशील है वो कुछ स्थायी कैसे दे सकती है। तो अगर दिमाग में ये आया, या अगर ये क्लियर हो गया कि स्थायी क्या है जो स्थायी है, क्या है जो परमानेंट है, तभी वास्तविक आध्यात्मिकता खुलती है। और जब वास्तविक आध्यात्मिकता का मार्ग खुले, तभी सनातन धर्म अपनी बाहें खोले खड़ा रहता है। और सनातन धर्म का मतलब किसी पूजा पद्धति, किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से नहीं, ये वास्ट फिलॉसफी, आप जो भी कहें, कोई भी नाम दें, जो भी इस धरती से निकला, जो भी ऋषि मुनियों ने जो ये सारी बातें अनुभव करके जो बातें कही, जो वेद वेदांतों में और आगे जाके भगवत गीता में जो कैप्चर की गई, वो सारी इस ओर है। वो इस ओर नहीं है कि आप बस कुछ कर्म करते रह जाएं और कर्म में ही समाधान खोज लें। वास्तविकता में जो भारतीय आध्यात्मिकता है वो आपको प्रेरित करती है, उन्मुख करती है मुक्ति की तरफ। और मुक्ति का मतलब बंधनों में जकड़ना नहीं, कि मैंने माया में ही या प्रकृति में ही या दुनिया में ही कोई सोल्यूशन खोज लिया, मुझे लगा कि अब यही सोल्यूशन है, और मैंने ये मान लिया कि शायद ये स्थिति बदलेगी ही नहीं। लेकिन नहीं, जो सोल्यूशन आपको प्रकृति से मिला है वो स्थायी हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति ही अस्थायी है। ये बात ऋषियों ने समझा, इसीलिए ऋषियों ने उसको एक्सप्लोर करना चाहा जो हमेशा स्थायी है, जो कभी ना बदले। और वहां तक पहुंचने के लिए एक ही जरिया है, और वो जरिया कौन है? जो भी आप, जिसे भी आप मैं कह रहे हैं। क्योंकि ये सब बातें मैं क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि मेरे पास एक शरीर है, क्योंकि मेरे पास दिमाग है जो शायद बहुत कैपेबल है,
इसीलिए हम देखते हैं कि अगर हम कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं जिससे क्रांतिकारी डिस्कवरियां हो जाती हैं। हमने बाहरी दुनिया में ये देखा है कि थॉट ने क्या क्या क्रिएट नहीं किया, कितने बड़े बड़े इन्वेंशंस किए, लेकिन आंतरिक दुनिया में जो डिस्कवरी हुई वो शायद भुला दी गई, क्योंकि ये डिस्कवरी प्राचीन भारत में हुई थी। आंतरिक दुनिया को लेकर स्वयं से ही ब्रह्म तक हमारे ऋषि पहुंचे थे। तो ये सब वाक्य हैं, कहने की बातें हैं, लेकिन वास्तविकता में ये हमारे लिए सच्चाई या ये मार्ग तभी खुलेगा जब ये बात हम सब देख लें क्लियरली अपने दैनिक जीवन में कि थिंकर इज द थॉट। मैं थॉट से ही थॉट को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं थॉट से ही थॉट को सिक्योरिटी दे रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक थॉट ही है। जब ये बात क्लियर हो जाए और फिर ये भी समझ आने लगे और ये भी दिखने लगे कि दुनिया से तो समाधान नहीं मिलना, फिर क्या करें परमानेंट सिक्योरिटी के लिए। जब ये इच्छा या ये डिजायर प्रचंड हो जाए तब वो आध्यात्मिकता का मार्ग खुलता है। और जब वो आध्यात्मिकता का मार्ग खुलेगा तब मैं इस डिजायर को भी क्वेश्चन करूंगा कि ये डिजायर मेरे अंदर क्यों आया, मैं क्यों सिक्योरिटी चाहता हूं, मैं क्यों मुक्त होना चाहता हूं। ये सारे आध्यात्मिक प्रश्न हैं और ये असल आध्यात्मिकता है। धन्यवाद मित्रों।